हेलो दोस्तों। इस वीडियो सीरीज के ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। इसमें हो क्या रहा है मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे करके बता देता हूँ। एसके मापा रियल एनालिसिस जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 हम करवा रहे हैं यहाँ पे। जैसा जैसा बुक में लिखा हुआ है एज इट इज समझाया जा रहा है। ठीक है, 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 पार्ट में हमने कहाँ तक कर लिया था वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो पार्ट में हमने ये वर्कड एग्जाम्पल फर्स्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था और वर्कड एग्जाम्पल 3 कर लिया था। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में हम देखेंगे वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4 से। ठीक है, सबसे पहले हम बुक की लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे। जो बुक में लिखा हुआ है पहले उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझेंगे, इसका इंट्यूशन समझेंगे, इसमें कुछ मैं ऐड ऑन भी करूंगा। तो इस तरह से अभी ये इस वीडियो में जितना भी हो पाएगा उतना देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4। अगर आपके पास में 9th एडिशन है इसके मापा का तो आप पेज नंबर 254 खोल सकते हैं। तो वहां से भी आप देख करके समझ सकते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहे हैं a function f is defined on R by f of x is equal to 1 when इनपुट जो है x आपका रेशनल नंबर से आए। अगर इनपुट रेशनल नंबर से आता है यानी कि जो डोमेन इसका रेशनल नंबर होगा तब तो ये 1 आउटपुट दे देगा। ठीक है, अगर r माइनस क्यू से आए इनपुट, देखो r जो सेट होता है वो सेट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। तो अगर r में से q को माइनस कर दिया जाए तो ये क्या बचेगा, ये आपका इरेशनल नंबर ही तो बचेगा। तो जब इनपुट जो है हम यहाँ पर रेशनल इरेशनल नंबर ले लेते हैं, मतलब r माइनस क्यू से अगर हम x को उठा लेते हैं तो आपका f ऑफ x का जो आउटपुट है वो 0 मिलने वाला है। रेशनल पे 1 मिलेगा, इरेशनल पे 0 मिलेगा। ऐसा आपका फंक्शन डिफाइन है। Okay, now what we have to prove? We have to prove that f is discontinuous at every point c in R. इसका मतलब ये है कि रियल नंबर, हर रियल नंबर के ऊपर ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूटी नहीं है, किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, देखो नंबर किसका है, रियल नंबर है। भाई रियल नंबर के पास में 2 तरह के नंबर होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। केस नंबर 1 हमने उठा लिया है, लेट सी बी ए रेशनल पॉइंट। एक रेशनल पॉइंट हमने उठा लिया है, रेशनल पॉइंट या रेशनल नंबर हमने उठा लिया। ठीक है, अब हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से इसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूटी में सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो यूज होता है ना, वो यहाँ पर प्रूव करने के लिए और डिस्प्रूव करने के लिए दोनों के लिए यूज होता है। बिकॉज देखो यहाँ पर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। ठीक है, डबल इम्प्लाई वाली। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो रहा है जो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो एफ आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जा चुका है, तो आप जा करके देख सकते हैं। उसके लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम थे केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में लेट सी बी ए रेशनल पॉइंट, सी को एक फिक्स रेशनल पॉइंट यहाँ पे बोल दिया है। अब एक ऐसी सीक्वेंस हमने डिफाइन की जिसमें हर एक टर्म आपका इरेशनल हो जाए। भाई एक इरेशनल नंबर में आप चाहे रेशनल जोड़ दो चाहे इरेशनल जोड़ दो, वो हमेशा ही इरेशनल होने वाला है। ठीक है, बशर्ते आप सेम इरेशनल उसमें से घटा ना दो, तब तक तो वो इरेशनल ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आपका c जो है वो रेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, हमें पता है n जो है आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो x1 x2 x3 जो भी आपके सीक्वेंस के टर्म्स बनेंगे
वो सारे ही सीक्वेंस के टर्म कैसे बनेंगे? वो टर्म आपके रेशनल इरेशनल के टर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखो x1 बनेगा वो भी इरेशनल बनेगा, x2 बनेगा वो भी इरेशनल बनेगा, इस तरह से इरेशनल टर्म्स बनेंगे। आगे पढ़ते हैं। देन xn is a sequence of irrational points such that limit xn is equal to c। इसको हम यहाँ पे डब्बे में बंद कर देते हैं। देखो, अब यहां पर इरेशनल नंबर ओवर n है। जब आप n को इंफिनिटी टेंड करवाओगे तभी तो आप xn की लिमिट देखते हो ना। जब आप n को इंफिनिटी टेंड करवाते हो तो सम इरेशनल ओवर n, ये टर्म आपकी जीरो को चली जाएगी जब आप n को इंफिनिटी टेंड करवाएंगे। तो अल्टीमेटली जब एक्स एन में हम इंफिनिटी तक देखेंगे, एन को इंफिनिटी के पास ले जा करके देखेंगे, तो एक्स एन कहाँ जाता हुआ दिखेगा? एक्स एन आपका सी पर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये टर्म तो ऑलरेडी जीरो की इक्वल हो जाती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि देन एक्स एन इज ए सीक्वेंस ऑफ इरेशनल पॉइंट्स। सीक्वेंस ऑफ इरेशनल पॉइंट्स, ध्यान रखना, ये जो xn है आपका सीक्वेंस ऑफ इरेशनल पॉइंट्स है, जो कि रेशनल नंबर को कन्वर्ज कर जा रही है। किसको कन्वर्ज कर जा रही है? रेशनल नंबर को। c क्या है आपका? रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर इसमें, इरेशनल इसमें टर्म्स है बाकी। ठीक है, अभी देखो, अब आप फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर चलना चाहो तो आप f ऑफ एक्स एन जब देखते हो तो आपको यहाँ पे जीरो मिलेगा। भाई क्यों मिलेगा? आप x1 रखोगे आपको जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि x1 आपका इरेशनल पॉइंट है। x2 रखोगे जीरो मिलेगा, x3 रखोगे जीरो मिलेगा, x4 जीरो, x5 जीरो। इस तरह से आप xn कोई भी रख लो, कोई भी पॉइंट आप फंक्शन में एज एन इनपुट रख लो, तो आपको फंक्शन की वैल्यू जीरो ही मिल जाने वाली है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, इजंट इट? ओके, देयरफॉर आप जब लिमिट निकालोगे, देखो फंक्शन की वैल्यू एक्स एन पर ही जीरो है, तो आप n को चाहे इनफाइनाइट लेकर के जाओगे तो भी तो फंक्शन जीरो को ही कन्वर्ट कर जाएगा। उसकी लिमिट भी तो जीरो ही हो जानी है ना। ठीक है, अभी देखो, बट एफ ऑफ सी जब आप देखते हो यहां पर, तो उसकी वैल्यू 1 मिल जा रही है। क्यों मिल जा रही है एफ ऑफ सी की वैल्यू? यहां पर सी जो है वो है एक रेशनल पॉइंट, और जब आप फंक्शन में कोई रेशनल पॉइंट रखते हो तो वो आपको 1 एज एन आउटपुट दे देता है। ये देखो, जब x की वैल्यू रेशनल होगी तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, जब इरेशनल होगी तो आउटपुट में जीरो मिलेगा। ठीक है, thus there exists a sequence xn in R that converges to C। इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं, xn कन्वर्ज करता है C को। ठीक है, but the sequence f of xn does not converges to fc। अब यहां पर हम थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं, f of xn एक हमें फिर से एक सीक्वेंस मिला, ये सीक्वेंस आपका f of c में कन्वर्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बाय द सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर continuity f is not continuous at your point c। आपके उस c पॉइंट पर f जो है continuous नहीं होगा। ओके, ये तो बात थी जब आप c को रेशनल पॉइंट ले लेते हो। अब बात करते हैं c को आप इरेशनल पॉइंट ले लेते हो तो किस तरह से इसको करना है। ठीक है, अब देखते हैं केस 2। पहले हम बुक की लैंग्वेज समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, यहां पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ओके, चलिए देखिए, अब आप यहां पर भी ऐसा ही करना चाहोगे ना, कि एक yn ले ले जो c को जाकर के कन्वर्ज कर जाए। अब c को जाकर के कन्वर्ज कर जाए, इस बार आपका c जो है वो क्या हो? एक इरेशनल पॉइंट हो। आपका c क्या हो? यहां पर एक इरेशनल पॉइंट हो। ठीक है, c इरेशनल पॉइंट हो, लेकिन यहां पर जब आप f ऑफ yn निकालने जाओ
तो वो एफ ऑफ सी पर जाकर के कन्वर्ज नहीं करे, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा यहाँ पर मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन को क्लियर करने के लिए हम किस तरह से आगे प्रोसेस करते हैं, देखिए। लेट सी बी एन इरेशनल पॉइंट। सी को इस बार क्या बोल दिया हमने, इरेशनल पॉइंट बोल दिया। लेट वाई एन इज इक्वल टू n इंटू सी प्लस 1/n। अब देखो भाई, अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहां पर लगाया गया है ना, देखो पहली बात तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब है जी आई एफ ऑफ एक्स, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए क्या होता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम क्यों लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम इसलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि सी इरेशनल होने के बावजूद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जब बाहर आए तो एक इंटीजर प्रोवाइड करे, और वो इंटीजर मिल करके इन 1 और n के साथ में एक रेशनल नंबर को फॉर्म करे। मतलब ये जो सीक्वेंस है वाई एन, ये रेशनल्स की सीक्वेंस बननी चाहिए। किसकी सीक्वेंस बननी चाहिए, रेशनल पॉइंट्स की सीक्वेंस बननी चाहिए। इस सीक्वेंस के टर्म के अंदर एक इरेशनल नंबर भले ही हो, जैसे कि ये सी बैठा है यहाँ पे इरेशनल नंबर, लेकिन इसके सारे ही टर्म जो हैं, हर एक टर्म इसके रेशनल बन जाएंगे। रेशनल कैसे बन जाएंगे भाई, आप n की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमेशा आप 1 2 3 4 5 ही तो ले सकते हो, इसके आगे मतलब नेचुरल नंबर में से ही तो ले सकते हो ना। उसके साथ में आप किसी भी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया भाई मल्टीप्लाई। अब जब आप उस वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो एक इंटीजर ही तो मिलने वाला है, और वो इंटीजर आप 1 के साथ में ऐड ऑन कर दोगे। 1 के साथ में ऐड करके जब n का आप डिवाइड करोगे तो वापस से एक आपको क्या मिलेगा, आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। इस तरह से हम y1 y2 y3 yn तक पहुंचेंगे तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेशनल नंबर हमें मिलने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं इसको। देन yn is a sequence of rational points such that limit yn is equal to c। ओके, लिमिट yn इज इक्वल टू सी। भाई कैसे आई ये जो लिमिट है, ये लिमिट आपकी आई कैसे। अब उस लिमिट को लाने के लिए यहां पर हमने सैंडविच थ्योरम या फिर हम कहें स्क्विज प्रिंसिपल का यहां पर यूज किया है। कैसे किया है स्क्विज प्रिंसिपल का यूज, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमेशा ही देखो, सीन्स सी जो है ये आपका इरेशनल है, एन जो है ये आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। सी क्या है आपका इरेशनल है, एन क्या है नेचुरल नंबर है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट जब हम एनसी करेंगे उसकी वैल्यू से तो हमेशा छोटी ही आएगी ना भाई, बराबर भी नहीं हो सकती। बराबर इसलिए नहीं हो सकती सिंस यहाँ पर सी आ गया। अगर यहाँ पर कोई रेशनल नंबर होता या फिर कोई इंटीजर ही होता तो हम बराबर बोल सकते थे, बट यहाँ पर तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी। इरेशनल पॉइंट कभी भी आपको इक्वल होने ही नहीं देगा एनसी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ही छोटी होगी, और जैसे ही हमने उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 ऐड कर दिया तो एनसी से वो बड़ा हो जाएगा। सिंपल बात है भाई, ये वाली इनइक्वालिटी समझना बहुत जरूरी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एनसी इज लेस देन एनसी इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एनसी प्लस 1। भाई ग्रेटेस्ट जीआईएफ बोल रहा हूं मैं इसको शॉर्ट में, जीआईएफ में आप 1 ऐड कर दोगे तो एनसी से बड़ा हो जाएगा, 1 ऐड नहीं करोगे तो एनसी से छोटा हो जाएगा। ओके, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए ये हमेशा ही ट्रू होगा। ओके, अब
इनइक्वालिटी में हमने क्या किया, n का दे दिया भाग, n को कर दिया डिवाइड। अब n को आप डिवाइड कर देते हो तो यहां से n का डिवाइड कर दोगे तो आपको yn ही मिल जाने वाला है। ये yn क्या है आपका, ये क्या है, nc प्लस 1/n, यही तो है। ठीक है, इधर c है आपका, यहाँ पर n को डिवाइड करोगे n से n गायब, इधर से ये कट गया, मिल गया आपको। ठीक है, अब यहां से आप देखते हो इस इनइक्वालिटी को उठा करके यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक आप इसको उठा करके देखते हो तो यहाँ से अगर आप दोनों तरफ 1/n ऐड कर देते हो इनइक्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से भी आपने 1/n ऐड कर दिया, यहाँ से भी 1/n ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड तो हो गया c प्लस 1/n, लेफ्ट हैंड साइड हो गया 1/n प्लस nc/n, मतलब GIF of NC plus 1/n। ओके, i.e. दैट इज यहां से क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन था yn, ओ सॉरी, जो हमारी सीक्वेंस थी yn, उसकी वैल्यू c प्लस 1/n से छोटी हो गई। किससे छोटी हो गई, c प्लस 1/n से छोटी हो गई। देखो, अब यहां से तो हम देख पा रहे हैं कि yn की जो वैल्यू है c से बड़ी है, यहां से हम देख पा रहे हैं कि yn की वैल्यू 1/n प्लस c से छोटी है। तो क्या हम yn को c एंड c प्लस 1/n के बीच में कहीं पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक, तो अब जब यहाँ पर हम n को इन्फिनिटी टेंड करवाते हैं तो ये 1/n तो कहाँ चला गया, ये तो 0 को चला गया, तो यहाँ से ये c को कन्वर्ट कर जाएगी, ये c को कन्वर्ट कर जाएगी सीक्वेंस। तो अल्टीमेटली बीच वाली जो सीक्वेंस है, बाय द सैंडविच थ्योरम आप yn को मस्ट बोल दोगे ना कि ये भी c को ही कन्वर्ट करनी चाहिए, तो यहाँ से हम बोल देंगे बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट yn इज इक्वल टू नथिंग बट c। ओके, अब देखते हैं हम, भाई देखो yn जो है आपका, हर एक टर्म आपकी कैसी है, रेशनल पॉइंट्स की टर्म है, और रेशनल जब आप इनपुट डालते हो तो आपको 1 ही मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू और क्वेश्चंस डेफिनेशन। क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर जब भी आप रेशनल डालोगे पॉइंट तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो अभी जब आप यहाँ पर 1 या सॉरी कुछ भी रेशनल डालोगे तो आपको 1 ही मिलेगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर के लिए। तो भाई जब आप n को इन्फिनिटी टेंड करवा दोगे, जब इसकी लिमिट निकल जाएगी, यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लिमिट भी इसकी 1 ही आएगी जब यहाँ पर सब पूरे yn के लिए ही यहाँ पर 1 मिल रहा है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ सी जो है, सी यहाँ पर अब की बार जो सी लिया है ना आपने, वो कहाँ से लिया है, वो लिया है आपने क्यूसी से, मतलब इरेशनल नंबर। और जब आप एफ के अंदर कोई इरेशनल नंबर आप इसमें जब कोई रखते हो तो वो हमेशा आपको 0 दे रहा है। Thus, there exists a sequence yn in R that converges to C। मतलब एक सीक्वेंस yn एग्जिस्ट कर रही है, वो आपका C में बिलोंग कर रही है, जो कि क्या है आपका इरेशनल है। बट द सीक्वेंस f ऑफ yn, देखो ये सीक्वेंस तो आपकी कन्वर्ज कर जा रही है C में, बट एक और सीक्वेंस जो fyn बननी चाहिए वो सीक्वेंस आपकी f ऑफ c के अंदर कन्वर्ज नहीं कर रही है। बट f ऑफ yn डज नॉट converge to f of c by the sequential criterion for continuity, f is not continuous at c। ओके, देखो पहले हमने देखा था रेशनल नंबर्स के लिए, अब देखा है हमने इरेशनल नंबर्स के लिए। दोनों ही नंबर्स के लिए यहाँ पर हम जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, since every real number c is either a rational number or an irrational number, मतलब हर एक रियल नंबर या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। इट फॉलोज दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट c इन r, यानी कि रियल नंबर के हर पॉइंट पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब नोट में दिस फंक्शन f इज कॉल्ड डिरिक्लेट फंक्शन। डिरिक्लेट फंक्शन इज एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस ऑन r। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन अपने को दिया हुआ है,
रेशनल पे 1, इरेशनल पे 0, है ना? ये फंक्शन डिरिचले फंक्शन होता है। इसलिए, और ये डिरिचले फंक्शन होता है, ये पूरे आर पर हर जगह डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है? तो ये वीडियो इतनी ही रखते हैं। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन समझाते हैं। आप लोग बताइए कैसा लगा आपको, और अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।